एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। दोस्तों, जैसा कि हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी, तो उसमें हमने जो सबसे पहला लेक्चर डाला था उसमें हमने आपको ये बताया था कि हिस्ट्री का वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या हैं, उसके लिटरेरी सोर्सेज क्या हैं, उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं। तो जैसा कि आज हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, तो वो टॉपिक का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सबसे पहली सिविलाइजेशन है, सबसे अर्ली सिविलाइजेशन है दुनिया के अंदर। तो कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुरानी है, लेकिन कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ही सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। खैर, ये बात तो बहस की है, इतना तो आपको एग्ज़ाम में आने का नहीं है। तो हम बात करते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, आपके एग्ज़ाम में इंडस वैली सिविलाइजेशन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमने उसी तरह से आपके लिए इजली स्लाइड्स के ज़रिए आपको हमने पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि आपको पता चल सके कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उनके आंसर कितने आसानी से दे सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो हज़ारों साल पहले शुरू हुई, जिसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो हमारा वर्ड इंडिया है, जो जिस भारत में हम रहते हैं, ये इंडिया का वर्ड भी डिराइव्ड जो हुआ है वो इंडस से डिराइव्ड हुआ है, इंडस से डिराइव हुआ है। और ये सिविलाइजेशन बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है। तो आपको पता चल गया कि वर्ड इंडिया जो है वो भी इंडस से डिराइव हुआ है, इंडस से। अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। हम बात करते हैं कि ये सिविलाइजेशन डिस्कवर कब हुई, हमें इसके बारे में पता कब चला। तो हिस्टोरियन कहते हैं कि एक बंदा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का सोल्जर था, जिसका नाम था चार्ल्स मैसून। चार्ल्स मैसून। इस बंदे ने 1826 के अंदर कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ खंडरात देखे थे, उनका जिक्र करा था, लेकिन उसको हिस्ट्री में उस वक्त मेंशन नहीं करा गया। तो इसके बारे में हमें पूरा सही से कब पता चला, जब जनाब दयाराम सहनी साहब ने सबसे पहली साइट डिस्कवर की, जिसका नाम था हड़प्पा साइट। वो उन्होंने दयाराम सहनी साहब ने 1921 के अंदर हड़प्पा साइट को डिस्कवर किया। तो उसके बाद इस सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहने लगे। तो इंडस वैली पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो दूसरा नाम है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है। अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आप, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इंडस वैली को और किस नाम से जाना गया है, तो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन आराम से कर सकते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। देन हम बात करते हैं कि अभी तक इसकी कितनी साइट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं। मोर देन 1400 सेटलमेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर डिस्कवर्ड बाय आवर हिस्टोरियन। हमारे हिस्टोरियंस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की कम से कम 1400 सेटलमेंट को डिस्कवर कर लिया है अभी तक, और अभी भी जारी है ये काम। ठीक है। तो जब सबसे पहली साइट, मज़े की आपको बात बताता हूँ कि जब सबसे पहली साइट डिस्कवर हुई, जो दयाराम सहनी साहब ने हड़प्पन साइट को डिस्कवर किया, तो अंग्रेज़ों ने बोला कि ये इंडिया के लोग हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी रिच सिविलाइजेशन थी। उनकी टाउन प्लानिंग, उनका एग्रीकल्चर सिस्टम, उनका रहना सहना बहुत वेल प्लान्ड था।
तो अंग्रेज़ों ने कहा ये कोई मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन होगी या इजिप्टियन सिविलाइजेशन होगी, लेकिन दयाराम सहनी साहब ने इतनी हिम्मत करी और इतनी हिम्मत दिखाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमें हमारा पास्ट पता चल गया कि हम अपने पास्ट में बहुत ही अमीर लोग थे। तो अभी तक इसकी कितनी साइट डिस्कवर हो चुकी हैं? 1400 सेटलमेंट अभी तक इसकी डिस्कवर हो चुकी है। तो सबसे पहली साइट किसने डिस्कवर की? दयाराम सहनी साहब ने डिस्कवर की। कौन सी डेट को की? 1921 को की। तो पता चला कि 20th सेंचुरी के पहले ही मरहले में इसका काम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट थी वो डिस्कवर होना शुरू हो गई। तो इसका टाइम पीरियड जो हिस्टोरियन रिकॉर्ड करते हैं वो रफली रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि एक्चुअल टाइम पीरियड तो हमें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन वो रफली कुछ टाइम पीरियड रिकॉर्ड करते हैं। तो वो टाइम पीरियड है 3300 बीसी से लेके 1300 बीसी तक। जो इस टाइम को हिस्टोरियन अर्ली फेज कंसीडर करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला फेज कंसीडर करते हैं। एंड वो एक दूसरा फेज भी बनाते हैं कि मैच्योर फेज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन स्टार्ट अराउंड थ्रू 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच में हुआ होगा, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन डेट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से नहीं आएगा। आपको सिर्फ फैक्ट आएंगे कि सबसे पहली साइट किसने डिस्कवर की, इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या था, अभी तक कितनी साइट डिस्कवर हो चुकी हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको आएंगे, डेट के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर डेट पे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वो एक रफली रिकॉर्डेड की जाती है, क्योंकि उसके बारे में हमें या तो रिटर्न सोर्सेज नहीं मिले, सोर्सेज की कमियों की वजह से उनकी डेट सही से मेंशन नहीं कर पाए हम। ठीक है। तो अब तीसरा क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पे लोकेट है, कहाँ कहाँ पे लोकेट थी, सॉरी, कहाँ कहाँ पे थी, वो कहाँ कहाँ पे बसे वो लोग। तो इसकी मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट्स जो हमें डिस्कवर हुई हैं वो सरस्वती रिवर से डिस्कवर हुई हैं। सरस्वती रिवर से, जो आजकल तो ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। फ्लड की वजह से और चीज़ों की वजह से उसने अपना रुख जो है वो मोड़ लिया है। तो इस सरस्वती रिवर को पंजाब के अंदर पहले पंजाब के अंदर इसको गागर कहा जाता था और बलोचिस्तान के अंदर इसको चक्र कहा जाता था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सरस्वती रिवर को पंजाब के अंदर पहले क्या कहते थे, किस नाम से जानते थे, तो वो गागर के नाम से जानते थे और बलोचिस्तान के अंदर उसको चक्र के नाम से जानते थे। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, तो हम देखते हैं कि इसकी ज्योग्राफिकल लिमिट्स क्या थी, मतलब ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, कितनी बड़ी सिविलाइजेशन थी। तो इन चार साइट से हमें ये पता चलता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हर जगह फैली हुई सिविलाइजेशन थी। तो इसकी नदर मोस्ट साइट कौन सी है? हमारे जम्मू के अंदर मांडा साइट जो है ये इसकी नदर मोस्ट साइट कहलाई जाती है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नदर मोस्ट साइट कौन सी है? मांडा, जो जम्मू के अंदर है। और सदर्न मोस्ट साइट कौन सी है? दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र के अंदर है। दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर। वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है? सुक्ता जेंदर है, पाकिस्तान के अंदर है। और ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है? आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये चीज़ हमें बताती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, वो चारों ओर फैली हुई सिविलाइजेशन थी। अब हम बात करते हैं कि इसकी मेजर और इम्पोर्टेंट साइट कौन कौन सी है। तो इसकी मेजर और इम्पोर्टेंट साइट्स जो हैं वो एक सबसे पहली जो दयाराम सहनी साहब ने 1921 के अंदर डिस्कवर की, हड़प्पा साइट जो है इसकी इम्पोर्टेंट साइट भी है और मेजर साइट भी है। और दूसरी है मोंजोदड़ो।
ये भी इम्पोर्टेंट साइट है, बहुत इम्पोर्टेंट साइट है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ये दोनों जो थी वो कैपिटल भी हुआ करती थी, ये बहुत बड़ी सिटी हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। ये दयाराम सहनी साहब ने डिस्कवर की 1921 के अंदर। देखो यहाँ पे हमने मेंशन भी कर रखा है कि चार्ल्स मैसून वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू सी द ruins ऑफ हड़प्पा। ये पहला बंदा था कि जिसने हड़प्पा के बारे में बताया। डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेटेड इन हिज बुक। ये इस बंदे की किताब है जिसमें इसने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इसकी बुक का नाम है नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलोचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब। अगर आपको एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो चार्ल्स मैसून ने किस किताब के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया, तो आप बताएंगे कि नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलोचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब के बीच में मैसून ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे। और दूसरी सिविलाइजेशन है मोंजोदाड़ो सिविलाइजेशन। मोंजोदाड़ो सिविलाइजेशन मोंजोदाड़ो सिविलाइजेशन का मतलब, मोंजोदाड़ो वर्ड का मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड। ये सिविलाइजेशन, ये साइट किसने डिस्कवर की? ये साइट डिस्कवर की आर डी बैनर्जी साहब ने 1922 के अंदर। आर डी बैनर्जी साहब ने 1922 के अंदर मोंजोदाड़ो साइट को डिस्कवर किया। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये इंडस रिवर के पास सिचुएटेड है, इंडस रिवर के साथ। ठीक है। इस मोंजोदाड़ो साइट की मेजर फाइंडिंग क्या क्या हुई? इस साइट की मेजर फाइंडिंग जो हुई वो ब्रॉन्ज इमेज ऑफ गर्ल, एक लड़की का स्टैचू मिला है जो बिल्कुल ब्रॉन्ज से बना हुआ है, बहुत ही काबिल तारीफ बना हुआ है। मतलब उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी रिच सिविलाइजेशन हुई होगी किसी ज़माने में। और एक मिला है पशुपति सील, मतलब एक एनिमल टाइप है वो, एक सील पे है, शायद उस सील का इस्तेमाल किया जाता होगा लेन देन के चक्कर में। या क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, कुछ मदर गॉडेस, गॉडेस ऑफ अर्थ की कुछ तस्वीरें जो हैं वो हमें मिली हैं जो मिट्टी से बनाई गई थी। अमेज ऑफ बियर्ड मैन, एक आदमी की तस्वीर मिली है जिसकी थोड़ी बहुत दाढ़ी है, मतलब उसकी मिली है। शायद वो उनका प्रीस्ट हुआ होगा या उसको वो पूजते होंगे, ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ें हमें मिली हैं। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ गर्ल, पशुपति सील, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, इमेज ऑफ बियर्ड मैन एंड सो ऑन, और काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन जानी किसके लिए जाती है, मतलब उसको रिच सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? तो उसको रिच सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका टोन प्लानिंग स्ट्रक्चर जो था बहुत ही खतरनाक तरीके का टोन प्लानिंग स्ट्रक्चर था। वो एक वो कैसे वो शहरों को कैसे बसाते थे, जैसे इस जगह पे वो ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे, और इस जगह पे वो दूसरे, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया कंसीडर करता है जो आम लोग यहाँ पे रहते थे, और जो हाई प्रोफाइल लोग थे वो यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे मतलब इस एरिया में, मतलब लोअर एंड अपर, मतलब ऐसे करके वो बनाते थे। और भी मतलब वो एक कॉमन बाथ भी बनाते थे जहाँ पे सब जा करके नहा सकते हैं। मतलब कॉमन बात था, बहुत खतरनाक तरीके का था, मतलब बहुत काबिले तारीफ था। तो जो अपर पार्ट है उसको सिटाडिल कहते हैं, सिटाडिल, सिटाडिल। ठीक है। और जो लोअर पार्ट है उसको लोअर पार्ट कहते हैं। ठीक है। और सबसे इम्प्रेसिव चीज़ क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो ईंटों की उन्होंने, जो ईंटें उन्होंने यूज़ करी हैं, वो ईंटें हमें जो डिस्कवर हुई हैं, हमें जो मिली हैं, वो सब बराबर हैं, मतलब एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। मतलब जो मोंजोदाड़ो में मिलती हैं, चोंजोदाड़ो में मिलती हैं, लोथल में मिलती हैं, कालीबंगन में मिलती हैं, या फिर मांडा में मिलती हैं, वो सब एक जैसी नज़र आती हैं। तो उनका
और दूसरी इम्प्रेसिव बात ये है कि उनका ड्रेनेज सिस्टम जो था बहुत खतरनाक था। मतलब हाउस के साथ उनके बाथरूम अटैच थे, और उसके बाद पानी निकलने के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया था जो होस के साथ कनेक्ट था, जो गलियों के गलियों मतलब अंडरग्राउंड जो जाता, अंडरग्राउंड वो पानी जो है बाहर निकलता था। तो बहुत ही खतरनाक तरीके के मतलब उन्होंने सिस्टम जो था वो बनाया हुआ था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टेड ऑल हाउसेज टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। तो अब बात करते हैं कि हम उनकी सोशल लाइफ कैसी थी। हाईली डेवलप अर्बन वे ऑफ लाइफ, मतलब बहुत ही अच्छी लाइफ गुजारते थे वो। ठीक है, अर्बन अर्बन लाइफ गुजारते थे। सोसाइटी प्रिंसिपली रिकॉर्डेड एज द मिडिल क्लास अर्बन पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ नेकलेस हैव बीन डिस्कवर्ड। तो जो सोसाइटी थी ना उसमें मतलब हर क्लास का बंदा रहता था, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, हर इंसान जो था वो रहता था। तो हिस्टोरियन हमारे ये कहते हैं कि उसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं होती थी, हर इंसान को इक्वल राइट था, इक्वल हक था वहाँ पे रहने का। तो यहाँ पे कुछ नेकलेस भी डिस्कवर हुए हैं, कुछ ब्रेसलेट भी डिस्कवर हुए हैं। तो उनका जो पहनावा था वो कॉटन का पहनावा था। मैन भी लोअर और अपर जो थी वो कॉटन की पहना करते थे मेनली। तो यही डिस्कवर हुआ है। ठीक है। और हिस्टोरियन जो है हमारे वो कहते हैं कि इसके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में ये कहते हैं कि कोई भी क्लियर आइडिया इसके बारे में हमारे पास नहीं है कि कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुई होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, क्योंकि ऐसा कुछ हमें डिस्कवर नहीं हुआ है। तो उनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी रिलीजियस लाइफ ऐसी थी कि कोई टेम्पल वेम्पल तो हमें डिस्कवर नहीं हुआ है जिसकी वजह से हम ये बता सकें कि वो एक जगह पे जाके मेडिटेट करते थे या वर्शिप करते थे। हम वो चीज़ें उसके बारे में हम बता नहीं सकते क्योंकि वो डिस्कवर नहीं हुई हैं। तो तो हिस्टोरियन हमारे ये कहते हैं कि हमें कोई टेम्पल तो हमें कोई टेम्पल तो मिला नहीं, कोई टेम्पल डिस्कवर नहीं हुआ कि जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि उनका कोई अलग जगह बनाई हुई थी तो उन्होंने कि जहाँ पे जाके वो मेडिटेट कर सकें या वर्शिप कर सकें। सिर्फ ग्रेट बात के अलावा उन्हें मतलब कोई भी चीज़ जो है वो नहीं मिली। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी चीज़ नहीं मिली, मतलब कॉमन ग्रेट बात का मतलब हुआ कि कॉमन बात, एक कॉमन बात जो था वो चोंजो दाड़ो में भी मिलता है, मोंजो दाड़ो में भी मिलता है, हड़प्पा में भी मिलता है। तो इसके अलावा जो है कॉमन लोगों के लिए कोई अलग जगह जो थी वो नहीं डिस्कवर हो पाई। तो कुछ हिस्टोरियन जो हैं वो ये कहते हैं कि चीफ फीमेल डिटी वो एक मतलब देवता है, उसके बारे में बताते हैं। गॉडेस है जिसको गॉडेस ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। उसकी कुछ क्ले वाली तस्वीर जो हैं वो डिस्कवर हुई हैं जो एम्ब्रो ऑफ अ वूमेन एक उस तरीके की रिप्रेजेंट करती है, तो उसको वो मदर गॉडेस कहा करते थे, ऐसा कुछ हिस्टोरियन कहते हैं। और चीफ मेल डिटी जो थी वो मेल डिटी कौन था, वो एक पशुपति महादेव एक मिलता है उनको। तो एक तस्वीर भी मिलती है, शायद उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद वो पूजा करते होंगे। तो लेकिन ज़्यादातर जो उनकी सील्स पे या उनकी दीवारों पे जो भी पेंटिंग्स मिलती है तो वो बुल की पेंटिंग मिलती है। तो शायद मुझे लगता है कि वो बुल की पूजा ही करते होंगे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग घूस्ट और इवल फोर्सेस, ये जो शैतानी फोर्सेस हैं, इन सब पे बिलीव करते थे। ठीक है। और अब हम लास्ट पे बात करेंगे उनकी इकोनॉमिक लाइफ, उनका ट्रेड कैसा था, इकोनॉमिक वो कहाँ से जनरेट करते थे, तो उनके सोर्सेज क्या क्या थे इकोनॉमिक जनरेट करने के। तो सबसे पहला जो सोर्सेज उनका इकोनॉमिक जनरेट करने का था वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के द्वारा वो अपना इकोनॉमिक जो था वो जनरेट करते थे। ठीक है। और दूसरा जो सोर्सेज उनके पास था वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स में वो डॉग को भी डोमेस्टिकेट करते थे, पिग को भी डोमेस्टिकेट करते थे, बुल को भी डोमेस्टिकेट करते थे, पिजन को भी डोमेस्टिकेट करते थे, उसके बाद और काऊ को भी डोमेस्टिकेट करते थे। तो मतलब ये सब चीज़ें शामिल हैं कि वो इन सब चीज़ों को डोमेस्टिकेट करते थे, मतलब घर में पालतू बना करके रखते थे। तो
साथ में उनका जो ट्रेड था वो अदर सिविलाइजेशन के साथ भी हुआ करता था, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ, इजिप्टियन सिविलाइजेशन के साथ उनका जो ट्रेड सिस्टम था वो चलता था, जहाँ से उनका इकोनॉमी जनरेट होता था। और ट्रेड में उनका कोई काइन जो था, मतलब काइन नहीं चलता था, मतलब काइन जैसी कोई चीज़ नहीं था, बार्टर सिस्टम था उनका। तो एक मतलब एक सील बना करके देते थे, उस सील के ज़रिए वो जो था वो ट्रेड करते थे। तो समंदर के ज़रिए भी वो ट्रेड, मतलब शिप के ज़रिए जाते थे ट्रेड करने के लिए अदर कंट्रीज़ में, मतलब कि अदर सिविलाइजेशन में। ठीक है, जैसे इजिप्टियन सिविलाइजेशन होगी, इजिप्टियन सिविलाइजेशन होगी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन होगी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन होगी। मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियन ये डिक्लेयर करते हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्ली सिविलाइजेशन है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप बिला झिझक मेसोपोटामियन आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियन जो हैं वो ये मानते हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। तो अब बात करते हैं कि इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो हिस्टोरियन का मानना है कि वो ज़्यादातर रिवर्स के नज़दीक रहते थे। तो रिवर्स के नज़दीक रहने का उन्हें सबसे बड़ा नुकसान ये होता था कि हर साल फ्लड आ जाया करता था। ठीक है, बहुत ही भारी मात्रा में फ्लड आया करता था। और दूसरा हिस्टोरियन ये कहते हैं कि वही मतलब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने की वजह से, फ्लड की वजह से, डिस्ट्रक्शन ड्यू टू चेंज ऑफ रिवर गागर, मतलब ये जो रिवर गागर है ये चेंज हो गई है, मतलब आज तो ये ख़त्म ही हो गई है। तो ये भी, इसने भी अपना रास्ता तब्दील तब्दील कर लिया। तो जिसकी वजह से उनको बहुत सा नुकसान झेलना पड़ता था। बहुत रिच सिविलाइजेशन थी, तो ऑब्वियसली नुकसान तो होगा ही उनको। तो उन लोगों ने यहाँ से जाना शुरू कर दिया। तो जब वो यहाँ से गए तो आर्यन ने इंडिया के अंदर एंट्री मारी। तो अब वो उन्होंने कहाँ से एंट्री मारी, कहाँ से वो आए, उनकी सिविलाइजेशन क्या थी, वो कैसे लोग थे, उनके लिटरेरी स्क्रिप्ट क्या थे, तो हम उसके बारे में अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।